अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। देखिए, बहुत कम टाइम है हमारे पास। मुझे बहुत बोलने की आदत है, पर मुझे 5 मिनट ही दिए गए हैं क्योंकि स्टेज पे बहुत ज़्यादा अजीम लोग मौजूद हैं जिनका सुनना हमें बाकी है। स्पेशली कन्हैया कुमार सर, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ क्योंकि वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं और मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। और उनको याद है या नहीं पता नहीं, सर आप 2019 के इलेक्शन के टाइम पे हमारे घर आ चुके हैं और उस टाइम पे भी आप एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के प्रचार में मौजूद थे। सो थैंक यू सो मच कि इस बार भी आप उनके प्रचार के लिए आए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन आप एमएलए इलेक्शन सोच के मत वोट कीजिए। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं और फिलहाल जो महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री है वो जब से आए हैं चीटिंग से 2.5 साल से, तब से उन्होंने महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, शिव शाह फूले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश की है। और ये इलेक्शन में हमको उनको बताना है कि ये महाराष्ट्र शिव शाह फूले अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम की आजाद की विचारधारा पे चलने वाला महाराष्ट्र है और ये बटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये एक साथ रहेगा और सेक्युलर रहेगा और महाराष्ट्र की हवा आप खराब नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने देश का माहौल बनाया है वैसे आप महाराष्ट्र का माहौल नहीं बना पाएंगे। महाराष्ट्र में सब एक साथ मिलजुल के रहने वाला हमारा महाराष्ट्र है, सेक्युलर महाराष्ट्र है और इंशाल्लाह जैसे लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र ने आपको आपकी जगह दिखा दी, वैसे ही विधानसभा इलेक्शन में भी महाराष्ट्र आपको आपकी जगह दिखा देगा। और मुमरा कलवा ने जैसे लोकसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट किया बीजेपी के खिलाफ, उसी तरह विधानसभा इलेक्शन में भी करेगा। मुमरा कौसा की आवाम को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भी वसवसों में मत आइए, किसी की भी बातों में मत आइए। घड़ी अब बीजेपी के साथ है। घड़ी का एक एक वोट आप बीजेपी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप अमित शाह को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप योगी आदित्यनाथ को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप मोदी जी को देंगे, घड़ी का एक एक वोट आप एकनाथ शिंदे जी को देंगे। जो एकनाथ शिंदे जी पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, आप एक एक वोट उनको देंगे। ये बात ध्यान रखिए कि सेक्युलर और इंडिया अलायंस की जो निशानी है वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। 20 तारीख को इनको बता दीजिए कि हम सब एक है और हमारे दीन में एक हदीस है, रास्ते से पत्थर उठा के भी साइड में फेंकना सदका है, सवाब है। तो इतने बड़े फितने को महाराष्ट्र से 20 तारीख को उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब रहेगा। ये सवाब में हमारा साथ दे। जुल्म के खिलाफ जो जंग पूरा इंडिया अलायंस लड़ रहा है उसमें हमारा साथ दे। इंशाल्लाह जब जालिमों को हराने में बात की जाएगी तो मुमरा कौसा का एक एक इंसान उसमें शामिल होगा। जाते जाते बस मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि एक नारा लगाऊंगी और कन्हैया सर ये नारे को पहचानते हैं। मैं बोलूंगी हम देश बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। मैं बोलूंगी हम संविधान बचाने निकले हैं, आप बोलेंगे आओ हमारे साथ चलो। हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, महाराष्ट्र बचाने निकले हैं, इंडिया अलायंस को जिताने निकले हैं, नफरत को मिटाने निकले हैं, अवार्ड साहब को जिताने निकले हैं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बैठ जा, अभी बहुत आगे गए, बैठे। बहुत दिनों से टीवी पे कई चीजें चल रही है, उसमें से 2 चीज इस वीक के अंदर 5 दिन में कंटिन्यू टीवी पे चल रही है। कन्हैया जी, अजय राय जी, भाई साहब, 2-3 चीज कंटिन्यू चल रही है। एक, कई मौलानाओं का बयान खूब गृह मंत्री देश महाराष्ट्र की वो दिखा रहे,
और साथ ही में वोट जिहाद के उनके एमएलए बोल रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के जरिए जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की उनको लेके जाके कि हम इनका समर्थन करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या समझता है और इस्लाम और दीन और नबी के बारे में उनको कितनी मालूमात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कन्हैया जी कि जब जो लोग जिहाद के बारे में बात करते हैं, जो लोग नबी के बारे में बात करते हैं, हमारे नबी जब लोगों को बोला हूं मैंने हमेशा कि जिहाद का मतलब क्या, बुराई पे, कमजोरों पे जब अत्याचार हो, जब जुल्म हो, उसके खिलाफ लड़ाई किया जाता है, उसको बोलते हैं जिहाद। और साथ ही मैंने ये भी कहा नबी के बारे में लोग बोल रहे हैं अलग अलग बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मक्का गए, मक्का फतेह हुआ, तब पहले उनका अल्फाज क्या था? उनका अल्फाज था, पहले हजरत बिलाल ने अजान दी मस्जिद पे और फिर उन्होंने कहा कि मक्के में जो भी नॉन मुस्लिम है उनके बूढ़े, उनकी औरतें, उनके बच्चे और उनकी जायदाद प्रॉपर्टी हमारी अमान में है। अमान मतलब हिफाजत। तो ये है हमारे नबी। कभी भी इस्लाम दीन तलवार और नफरत से नहीं फैलाया गया, हमेशा मोहब्बत से फैलाया गया। अब मैं बात करता हूं राजनीति पे। लोगों को मैं खास तौर से बताने वाला 5 मिनट में, यह बात ध्यान रखिए। लोग आपके पास आके बोल रहे हैं हम नाली बना देंगे, कलर लगा देंगे, हम पानी की लाइन दे देंगे, हम रास्ते बना देंगे। ये नाली गटर रास्ते का चुनाव नहीं, वो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है। नाली गटर रास्ते और लाइटें लगाना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हवाट सब ये काम कर देते। ये चुनाव एमपी और एमएलए चुनाव आइडियोलॉजी का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। नियम क्या बनेंगे, कानून क्या बनेगा, ये उसका चुनाव है। आइडियोलॉजी मतलब क्या? हमारी बच्चियां बुर्का पहन के, हिजाब पहन के कॉलेज और स्कूल जा सकती है कि नहीं, ये आइडियोलॉजी और कानून। हम बुजुर्ग टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के मस्जिदों में और उसके बाहर कॉलेज स्कूल में जा सकते हैं कि नहीं, ये आइडियोलॉजी का चुनाव। हमारे बुजुर्ग ट्रेन में कुछ लेके जाते हैं और उनका टिफिन चेक करा जाएगा और कानून सख्त है कि नहीं, ये कानून का चुनाव। ये वो सारा चुनाव है। याद रखिए, जो लोग खड़े हुए ना, वो कॉरपोरेशन में वो भी विरोधी पक्ष नेता थे और मैं भी विरोधी पक्ष नेता। 5,000 करोड़ का पहाना महानगर पालिका का बजट है। कितना? रास्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे, हम रहे या नहीं, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर रास्ते बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। लेकिन जब विचारधारा, आइडियोलॉजी खत्म हो गई तो समझिए संविधान खत्म, आजादी खत्म, समानता खत्म, स्पीच में रिलीजन, जो रिलीजन पे फ्रीडम है वो खत्म, धार्मिक आजादी खत्म। तो ये सारी चीज बोलना है। आपको बता देता हूं, कोई कुछ भी बोले, हमारा वाला है, अपना भाई है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में सही बुखारी की हदीस है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गैर ईमान वाले के फेवर में फैसला सुनाते थे, जब उसके हक में फैसला सुनाते थे, तो साहबा पूछते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला, ये तो नमाजी भी नहीं है, ये तो ईमान वाला भी नहीं है, इसके हक में अपने फैसला सुना दिया। तो हजरत उमर फरमाते थे कि जब इंसाफ और हक की बात आती है तो इस्लाम मोमिन और गैर ईमान वाला नहीं देखा जाता। जिसकी तरफ हुकूक बोला जाता है, जिसकी तरफ इंसाफ होता है, उसकी तरफ सुनाया जाता है। याद रखिए। और इसीलिए मैं लोगों, मुमरा कौसा के तमाम लोगों से गुजारिश करने आया हूं। पैसा बट रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। मेरे नौजवान साथियों, खासतौर से बोलने आता हूं, ये 2 दिन में और ट्रेन से पैसा बचेगा। ये पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। ये पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। ये आरएसएस का पैसा है, बजरंग दल का पैसा है, ये उनका पैसा है जो इस देश को तोड़ने में हासिल मशारत रखते हैं। ये उनका पैसा है। पैसा बट रहा है, लेके खा जाओ। लेकिन वोट उस ताकत से देना कि तुमने पैसा बांटा था हमको 10 लाख, तो ये ले वोट। तुमने हमारा हिजाब बैंड किया था, ये उसका वोट। तुमने हमारी अजाने बोले थे बैंड करेंगे, ये उसका वोट। तुमने दलितों पे पेशाब किया था, ये उसका वोट। तुमने हमारे
वक्त की जमीन खाने की बात की थी, ये उसका वोट, उतने ही ताकत से वोट देना। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कहता हूं, कुछ लोगों को बुला के बोला जा रहा है, कुछ लोगों को बुला के बोला जा रहा है कि हमारी सरकार सेंट्रल में 23 के बाद क्या होगा, हम हारे या जीते, मत करो। तो लोग बोल रहे अरे जीते हारे तो कभी कुछ हो गया तो इनका साथ दे के ना दे। याद रखिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो साहबा ने पूछा कि हम और अल्लाह क्या मामला थे, हम कितना करना चाहिए और अल्लाह का क्या मामला थे। तो उन्होंने कहा एक टांग उठा के खड़े हो जाओ। क्या कहा? एक टांग उठा के खड़े हो जाओ। तो वो एक टांग उठा के खड़े हो गए। आप बोले दोनों टांग उठा के खड़े हो जाओ, तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बोला यही बात है, एक टांग उठाना, खड़े हो के रहना वो तुम्हारे बस में, और दोनों टांग उठा के खड़े रखना ये अल्लाह के बस में। ये है, तो हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर दें, बाकी 23 तारीख के बाद दे देंगे। और नौजवानों, डरने की जरूरत नहीं, जो जितना करेगा, शमीम खान जी का मैंने, हम साथ में थे, जो जितना करेगा, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी और मैं साथ में हूं। यकीन दिलाता हूं, अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारे बाल को धक्का लगा ना तो इंशाअल्लाह ताला लोग याद रखेंगे। और उनको बोल रहा हूं अपने शेर के साथ, उनको बोल रहा हूं अपने शेर के साथ कि सुना है समुंदर में बहुत उबाल आया है, सुना है समुंदर में बहुत उबाल आया है, तो हमने भी बोल दिया ले चलो कश्ती वहां जहां तूफान आया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्टेज पर तशरीफ फरमा उत्तर प्रदेश से चल करके आए हमारे मेहमान, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट मिस्टर अजय राय जी, हम जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आवाज को सुनने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, वो कोई और नहीं कन्हैया कुमार जी। हमारे बीच मौजूद मेरे बड़े भाई एक्स राज्य सैयद अली अशरफ भाई साहब, मेरे गांव से चल करके मेरे धरती से आए मेरे दोस्त खुर्शीद साहब, और सम्मानीय मंच, हाजरीन जलसा, मैं आपके बीच में यही कहने आया हूं कि 20 नवंबर को आपको अपनी पूरी ताकत के साथ तुतारी के निशान को, जिसका नंबर 1 है, उसे दबा करके आपको अक़लियत की जीत करवाना है। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आए हैं जो आज कहते हैं कि मैं आपका कौम का भाई हूं, जो आज कहते हैं मैं कौम का लीडर हूं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, जब 15 साल तक हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने इस शहर की खिदमत किया, अपनी जान को हथेली पे रख करके अपने घर से बाहर निकलता है तो ये नहीं समझता कि मैं शाम में अपने घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। कभी उनके गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, कभी उनके गाड़ियों को पथराव किया जाता है, तब कहां गई थी आपकी आवाज? जब वो बटला सा नीतीश राणे कहता है कि मस्जिदों में घुस करके मारूंगा, तब कहां गई थी आपकी आवाज? वो महाराजगिरी जब हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, तब कहां गए थे आप? रात में 2 बजे अगर कोई हमारे शहर के उलमाए किराम के साथ, पत्रकार भाइयों के साथ कोई खड़ा होता है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र वाड होता है। हमारे कौम की रहबरी करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र वाड, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू पठान और हमारे तमाम पार्टी के नगर सेवक, नगर सेविकाएं और संगठन के लोग अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटा एक्टिव रहते हैं और अपने शहर के लिए काम करते हैं। तुम कहते हो कि टोरेंट डॉक्टर जितेंद्र वाड ने लाया, उन्हें बदनाम करने के लिए झूठी ऑडियो क्लिप चलाते हो। तो शमीम खान तुमसे पूछता है, जब ये टोरेंट आई थी कलवा मुमरा में तो सरकार किसकी थी? सरकार तुम्हारी थी। आज तुम जिस अलायंस पार्टी के साथ हो वो सरकार तुम्हारी थी। उस वक्त फडणवीस साहब महाराष्ट्र के 2017 में
यहाँ के सीएम रहा करते थे। हमने बहुत आंदोलन किया, हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, शानू पठान ने, हमने जाकर के नागपुर के सीढ़ियों पे कन्हैया कुमार जी जाके हमने आंदोलन किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किसने किया? बोलिए आप लोग। बीजेपी के सरकार ने किया। लेकिन शमीम खान इस मंच से वादा करता है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग की दुआएं रह गई, आपका साथ रहा, तो इंशाअल्लाह डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जीत तो निश्चित है। हमें लीड के लिए मेहनत करना है, हमें लीड के लिए मेहनत करना है। लेकिन ये कहना चाहता हूं, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने लोगों के पास जाओ, जाके मिलो और उनसे ये कहो कि हमें इस बार यानी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब इंशाअल्लाह ताला चौथी बार जीतेंगे। वो कहते हैं भाई साहब क्या काम किया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने, तो शमीम खान उनको जवाब देता है 2009 में जब लड़े थे वो, तो उस टाइम पे 21,580 वोटों से लीड किया था। 2014 में लड़े तो 47,000 समथिंग वोटों से लीड किया। 2019 में लड़े तो 78,000 वोटों से लीड किया। यही है उनका विकास, यही है उनका काम। लीड बढ़ती गई यानी काम होता रहा। हाँ, सफर बाकी है, सफर जो बाकी है उसमें इंशाअल्लाह ताला उसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अभी शानू भाई कह रहे थे, इनुस भाई कह रहे थे कि लोग डराने और धमकाने वाला काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। अरे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में रहो या तुम किसी स्टेट गवर्नमेंट में रहो, तुम खुदा नहीं हो सकते। खुदा एक ही है। तुम डराने वाला काम मत करो। हम तुमसे डरने वाले लोग नहीं हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सिपाही थे, सिपाही हैं और सिपाही बन के काम करेंगे। और रही बात डराने की धमकाने की बातें होती है, जिसके कंधे पे सैयद अली अशरफ भाई साहब और शानू पठान का हाथ हो, वो क्या समझे किसी को, वो क्या समझे किसी को। रही बात हम अल्लाह से डरते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग 20 तारीख को सुबह फजर बाद उठेंगे और दुआएं करेंगे। उसके बाद सेंटर पे जाकर के अपना कीमती वोट नंबर 1 पे दबाएंगे मशीन पर और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को कामयाब करेंगे। हाथ ऊपर लेके आप लोग इस बात की तारीफ कीजिए, जितने लोग बैठे हैं, जनसलाब बैठा हुआ है, ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ है। आखिर में एक बात, एक शायरी के साथ बात खत्म करूंगा। हम अमन चाहते हैं कन्हैया कुमार जी, हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, लेकिन अगर जंग लाजिम है तो अब जंग ही सही। स्टेज पे बैठे हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अजय सिंह जी अध्यक्ष हैं, और ये वो शख्सियत है, हमारे वतन की शख्सियत है, जिन्होंने मोदी को 5 लाख से मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 1,40,000 से बचे थे, और नहीं तो अजय सिंह जी मोदी जी को गुजरात भेज देते थे। अजय राय जी हमारे दोस्त और हमारे हमवतन अरशद खुर्शीद साहब, लालजी यादव जी, हमारे मोहतरमा किदवाई जी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे पार्टी के नगर सेवक, हमारा कलवा मुमरा के अध्यक्ष हमारे भाई शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, अरे मैं तो एक नाम भूल ही गया, अरे यार मेरे दोस्ती का नाम भूल गया, हमारे नहीं, हमारे दोस्त कन्हैया कुमार साहब। अरे भैया इनके बगैर पिछली बार हम लोग इनका इंतजार करते 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 और आप जो है नताशा का नताशा क्या हो गया था, ये भाग गए थे क्या? नहीं, ये फंस गए थे साइन के अंदर। तो हमारे दोस्त कन्हैया कुमार जी स्टेशन, हमारे जो स्टेज पे इस वक्त लोग बैठे हैं वो अपने अपने हिस्से के, अपने अपने फील्ड के, अपने स्टेट के बादशाह लोग हैं।
दोस्तों, चुनाव शुरू हो गया है। जिस तरीके से अलायंस है, आपको मालूम है कि एक अलायंस महाविकास आघाड़ी का है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं, शरद पवार साहब हैं। दूसरा अलायंस है, उसको आप जानते हैं, मोदी जी भाजपा, शिंदे साहब और अजीत दादा पवार। ये बीजेपी अलायंस है। एक क्लियर कर देता हूं, ये कौन सा अलायंस है? अरे जोर से बोलो यार। जब कभी इस मुल्क में कोई बात होती है शमीम भाई, तो सबसे आसान तरीका और टारगेट मुसलमान होता है। जब कहीं कोई हादसा होता है, अब तो ये हो गया कि ठेले और रेवड़ी पे भी नाम लिखाने की बात हो जाती है, उसका भी फायदा उठाने का काम किया जाता है। जिनको पाकिस्तान जाना था, कन्हैया साहब, हमारे पास चॉइस थी कि हमारे पास वो था कि आप रह सकते हो या जा सकते हो, लेकिन हमने धर्म के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान को ठोकर मार दिया और संविधान से चलने वाले हिंदुस्तान को गले लगाया। ये हमारी वफादारी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई मसला आ जाता है तो सीधे मुसलमान को भगा दो, देश से निकाल दो, पाकिस्तान चले जाओ। उनके लिए राहत इंदौरी का एक शेर है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। 10 साल हो गया, 10 साल में लंगड़ी सरकार बन गई, 400 पार नहीं हो पाए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के टेके के ऊपर ये भाजपा सरकार है और इंशाअल्लाह ताला जालिम ज्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि नीतीश जी एक टंगड़ी खींचेंगे और चंद्रबाबू जी एक टंगड़ी खींचेंगे और ये दोनों सीधे गुजरात जाएंगे। क्योंकि इन्होंने मुल्क में बांटने की बात किया है, मुल्क की सियासत के अंदर लड़ाने की बात किया है। कभी आपस में एकता की बात भी करो, कभी एकता की बात नहीं। मुंह खोले तो समझो जहर उगला। अब तो ये हो गया अजय राय साहब कि मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर देख के हम लोग बड़े हुए। मिथुन चक्रवर्ती की या मेरे जितने भी साथी हैं, उस वक्त हम लोग उसको फाइटर समझते थे, उसको सबसे बड़ा नक्सलाइडर समझते थे। जितनी सोच थी कि ये नक्सलाइडर थी, ये नक्सलाइडर था, ऐसा ऐसा करके फिल्मों में। एक फिल्म के हीरो के सपोर्टर हर धर्म हर मजहब के लोग होते हैं। हमने उसकी पिक्चर पैसा चोरी करके देखा है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि जैसे ही करप्ट आदमी भाजपा में जाता है और उसकी वॉशिंग मशीन में बाहर निकलता है तो वो सीधा सफेद हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही भाजपा का भगवा पट्टा गले में आता है तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है मार के गंगोत्री में फेंक दो। शर्म की बात है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुल्क का मिनिस्टर स्टेज पे बैठा रहता है, तो जैसे ही भाजपा में जाते हैं मार दो, काट दो, पीट दो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ठीक है कि आज आप हमको गाली देके 10 साल राज कर लिए, लेकिन धीरे धीरे इस मुल्क के सेकुलर हिंदू, मैं एक बात बोलता हूं कि अगर हम कहीं जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, तो 5-10 सीट पे इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जब 400 पार की बात हुई थी तो यही देश का सेकुलर हिंदू, सेकुलर विचारधारा के लोगों ने इनको रोक के रख दिया था, 400 पार होने नहीं दिया था। अगर इनकी विचारधारा को मानते थे तो 400 पार हो सकता था। लेकिन अजय राय जैसे लोग हैं ना, जितेंद्र अवार्ड जैसे लोग हैं ना, कि जब सेकुलरिज्म की बात आती है और लड़ाई की बात आती है तो यही लोग खड़े रहते हैं। इनके पीछे हमको खड़े रहना पड़ेगा, यही सच्चाई है।
दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरे यहाँ पे जितना भी मजमा है, और ये मेरे पूरे मुमरा कौसा का मजमा है, एक मर्तबा हाथ उठा के आप लोग बोल दो कि इंशाअल्लाह ताला चौथी मर्तबा जितेंद्र अवार्ड को बड़ी ताकत से मुमरा से जिता के हम भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मिनिस्टर भी बनवाएंगे। आप लोगों की दुआ रही। और बाकी सुन लो एक बात, ये छप्पड़ थप्पड़ बहुत आते हैं। मैंने 83 का 93 का गैंग वॉर देखा है। मैं किसी के बाप को डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे लोगों को अगर छू दिया किसी ने तो यकीन मानो अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, घुस घुस के मारूंगा चाहे जहां रहोगे। इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, इलेक्शन लड़ो इलेक्शन की तरह, लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये पक्की बात मान के चलो। हम वो लोग हैं, हम वो आंदोलन से आए हुए लोग हैं कि हमने बड़े बड़े दादा पादा को कभी नहीं गिना, तो ये कौन हो सकता है? बड़े दादा थे हमारे टाइम में। शमीम भाई तुमको नहीं मालूम है, पतंग कटती थी तो हमको मारने आते थे। पतंग जब काट देते थे हम, तो हमको मारने आते थे। हमने उनको घर बिठा दिया, तो इनकी जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को तुतारी बजाता हुआ, निशानी क्या हमारी, कौन सी तुतारी? आदमी जो बजाता हुआ तुतारी है, वो जितेंद्र अवार्ड की निशानी है। एक नंबर। अरे जोर से बोलो ना यार, इतने नौजवान खड़े। ए मलिक जोर से बोल, कितना नंबर? अरे उधर से तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे आए हो ना, एक नंबर। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। खुदा हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मुंब्रा के मेरी माओं का, मेरी बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा, आवाज दो, आवाज दो। इसी जोश के साथ आप तमाम लोगों को आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए वोट करना है, और आप लोग ये काम करेंगे। मैं इस संबंध में आपको कुछ बताने और समझाने नहीं आया हूं। मेरा मानना है कि सियासी तौर पर आप तमाम लोग समझदार हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब भी मुमरा आने का मौका आता है, मैं चूकता नहीं हूं, और मैं हर बार मुमरा आता हूं। मुमरा की हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आपके साथ शरीक होता हूं, शामिल होता हूं। एक बार फिर हम अपने सम्मानित मंच को, हमारे सारे नगर सेवक को, हमारे बीच बनारस से आए हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अजय राय जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके बीच आने का मौका मिला है। कह रहे हैं भाई साहब कि पिछली बार चूके थे। अरे पिछली बार एक सभा में नहीं आए, उसका जुर्माना ये है कि दिन भर 10 सभा आप लोगों ने हमसे करवाया था। साथियों, मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप सब लोग सियासत को बड़े गौर से देख रहे हैं। आप सियासत समझते हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो महाराष्ट्र के अलावे दूसरे राज्यों में घूम करके आया हूं, उससे एक सबक लेकर के आया हूं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सबक यह है, ताजा तरीन घटना है हरियाणा का। हरियाणा में इंडिया अलायंस जीत रही थी, हमारी सरकार बन रही थी, तमाम सर्वे और रिपोर्ट कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। गड़बड़ कहां हुई?
गड़बड़ ये हुई कि हर किसी को ये लग रहा था कि हरियाणा जीत ही रहे हैं, इस सीट पे कुछ और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, बूंद बूंद अगर घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी होता है। लोकतंत्र की सियासत में, जमहूरियत की सियासत में यह बात हमेशा समझना चाहिए कि हर वोट इंपॉर्टेंट होता है, हर सीट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इमारत को खड़ी करने के लिए हर ईंट जरूरी है, वैसे ही बहुमत के लिए हर वोट जरूरी है, हर आमदार को जीतना जरूरी है। इस बात को बस आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से घूमते हुए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं उत्तर महाराष्ट्र गया, मैं मराठवाड़ा गया, मैं कोंकण गया, मैं विदर्भ गया हूं और आज मुंबई थाने में आप तमाम लोगों के बीच उपस्थित हूं। एक बात जो बार बार सुनने को मिल रही है, कुछ लोग खास करके अजीत दादा के साथ घड़ी लेकर के जो गए हैं और अपना समय बदलने का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग घर घर घूम करके एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट दे दीजिए। खास करके जो भाजपा विरोधी वोट है महाराष्ट्र के भीतर, उनके पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दीजिए, क्या पता 23 तारीख को हम भी पलट जाएं। मैं एक बात आपको कहता हूं, निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाने से निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। और इस बार महाराष्ट्र ने ये अग्नि परीक्षा देख ली है। हम कहते हैं कि आप जिसको इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो इस्तेमाल हो चुके हैं उसको आपको पहचानना चाहिए। मैं बिहार से आता हूं, जो जितनी आसानी से आने की बात कर रहा है वो उतनी आसानी से जा भी सकता है। बस इस बात को आप याद रखिएगा। सोना खरा है कि नहीं खड़ा है, इसका पता आग से चलता है, इसका पता ताप से चलता है। कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब महाराष्ट्र के साथ खड़ा होने की बात आई, जब अपना ईमान बचाने का बात आया, तो कौन लोग महाराष्ट्र के साथ खड़े रहे और कौन अदानी के पास जाकर के अपना ईमान बेच दिए, उसको पहचानने का ये वक्त है। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं आ रहा था, जिधर आप मुंह घुमाइए उधर महायुक्ति का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो हम देखे कि उसमें पहचानने का कोशिश कर रहे थे। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, बहुत सारे चेहरे थे उस पर। मेरे मन में एक सीधा सवाल आया कि इतना चेहरा लगाने का क्या जरूरत है, खाली अदानी जी का फोटो लगा दीजिए, बाकी सब तो उनकी ही चौकीदारी कर रहा है। आप बताइए कि महाराष्ट्र के लोग ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ना, कि दिल्ली में कोई व्यापारी बैठ करके तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, इन लोगों ने एक संविधान दिया है हमको, जिस संविधान के तहत ये तय किया गया है कि रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा, जनता का सेवक जनता के वोट से चुना जाएगा। आप हमको बताइए कि जनता के वोट के साथ गद्दारी किसने की। इसीलिए मैं कहता हूं, जो 50-50 करोड़ लेकर के अपना ईमान बेच दिए, वो आमदार नहीं गद्दार हैं, और आपको 20 तारीख को गद्दारों से मुकाबला करना है, गद्दारों से जवाब मांगना है। और ये समय बहुत विपरीत है। समय विपरीत इसलिए है कि असली और नकली का पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये पहचान कर सकते हैं। यह लड़ाई सीधे तौर पे, सानू भाई ने कहा, यह लड़ाई सीधे तौर पर वो तरफ झूठ है, दूसरे तरफ सच्चा है। एक तरफ बुरा है, दूसरे तरफ अच्छा है। एक तरफ सच्चा है, पक्का है,
दूसरी तरफ कच्चा है। अगर आप आंख खोल करके देखो तो यह बात देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। देखना और समझना क्या है? देखना और समझना यह है कि इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कौन भरोसा रखता है और कौन भरोसा नहीं रखता है। जो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना करके रखना चाहते हैं, हम ऐसा देश बना करके रखना चाहते हैं कि इस देश में तिलक लगाने वाला और टोपी लगाने वाला बराबरी के एहसान के साथ अपना सर उठा करके जी सके, वो आपकी तरफ है, वो आपके हक के लिए संघर्ष कर रहा है। जो इधर उधर की बात करता है, जो इधर उधर की बात करता है, उसकी उस बात को समझने की जरूरत है। अभी मैंने डिप्टी सीएम साहब से पूछ लिया, डिप्टी सीएम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, धर्म बचाना जरूरी है। हम अब लोग अपने स्कूल में एक प्रार्थना गाया करते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम शक्ति ईश्वर से मांगते हैं, हम धर्म से शक्ति लेते हैं। हम उतने बड़े नहीं हो गए हैं कि हम खुदा को शक्ति देने लगे, हम ईश्वर को शक्ति देने लगे। ईश्वर ताकतवर हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हमको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। हमको अपना जल बचाना है, जमीन बचाना है, घर बचाना है, रोजी रोजगार बचाना है और धर्म ही बचाना है। तो हमने यही पूछ लिया कि धर्म बचाना अगर इतना जरूरी है तो बस इतना बता दीजिए साहब कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? ऐसा तो नहीं होगा कि हम धर्म बचाएंगे और आपके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? यही सवाल जब मैंने पूछ लिया तो फडणवीस साहब फूफा की तरह वीडियो चैनल पर रो रहे थे, हूं कर रहे थे। हमने कहा फूफा क्यों बन रहे हो यार, हमने क्या गलत पूछ दिया है? उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर हमला कर दिया। हमने कहा कैसे हमला कर दिया भैया? हमने तो इतना ही पूछा ना कि हम धर्म बचाएंगे और आपके घर के लोग रील बनाएंगे, हमने इतना ही पूछा। अगर रील बनाना खराब बात है तो मत बनाइए, अगर रील बनाना अच्छी बात है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और रील तो हर कोई बनाता है, आजकल तो हर कोई रील बना रहा है। आजकल तो रेल मंत्री भी रील ही बना रहे हैं, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेल मंत्री हैं कि रील मंत्री हैं। हमने कोई गलत बात तो की नहीं, तो ये हूं करके रोने लगे। हमने कहा रोइए मत, अभी आपका असली आंसू तो 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोग निकालने वाले हैं। और ये आंसू वो इसलिए निकालने वाले हैं कि पिछले 5 साल आपने लोगों के आंखों में आंसू दिए हैं। यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार छीना, लोगों के घर छीन रहे हैं, यहाँ की फैक्ट्रियां बाहर भेज रहे हैं, यहाँ का काम धंधा दूसरे राज्य में पहुंचा रहे हैं और बेशर्मों की तरह एक व्यापारी के साथ बैठ करके महाराष्ट्र का सौदा कर रहे हैं। ऐ महाराष्ट्र के आम आवाम, मेरा आपसे निवेदन है कि इन गद्दारों से मुकाबला कीजिए, जमहूरियत की ताकत से, वोट की ताकत से मुकाबला कीजिए। और एक बात को याद रखिएगा, हमारे एक भाई ने कहा कि हम बाय चॉइस यहां हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम सब बाय चॉइस यहां हैं, बाय चांस यहां नहीं है, बाय चॉइस यहां पर हैं। और बाय चांस इसलिए नहीं है कि 8 लाख लोगों ने पिछले 10 साल में भारत का पासपोर्ट छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 8 लाख लोगों ने। हम बाय चॉइस भारतीय हैं, वरना हम भी अक्षय कुमार की तरह कनाडा का पासपोर्ट लेकर के देश की मिट्टी से बना हुआ कजारिया टाइल्स बेच रहे होते हैं। जो लोग अपना खून पसीना इस मिट्टी में देता है, वो किसान जो यहाँ की फसलें उगाता है, वो मजदूर जो मकान बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, वो ठेला रिक्शा चलाने वाला, दुकानदारी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण को पोषण करने वाला जो मेहनत कश आवाम है, यह देश जितना महल वालों का है उतना ही झोपड़ी वालों का है। इस बात को याद रखिएगा। और हमारी ताकत हमारा वोट है। हमारी ताकत जमहूरियत में वो जो बात लिखी गई है उस मूल्य पे हमको चलना। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि अगर इस देश में 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का माफ किया जा सकता है, तो हम महाराष्ट्र की आम आवाम का
बिजली बिल माफ करेंगे, क्योंकि ये देश उनका भी है। यही संकल्प हम लेकर के आए हैं। आप महाविकास आघाड़ी के गारंटी को उठा करके देखिए। उस गारंटी में हम क्या कह रहे हैं? हम गारंटी में कह रहे हैं कि अगर इस देश की तिजोरी इस देश के धनवानों के ऊपर लुटाई जा रही है, तो उस तिजोरी को वापस महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र की बहु बेटियों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के नौजवानों पे खर्च किया जाएगा, महाराष्ट्र के किसानों पर खर्च किया जाएगा। और महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब दो चार व्यापारियों की प्रगति नहीं होती है। महाराष्ट्र की प्रगति का मतलब यहाँ जो करोड़ों लोग रहते हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, बौद्ध मठों में जाते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, यह देश सबका था, है और रहेगा। यही हमारा ऐलान है और यही ऐलान हम आपके बीच करने के लिए आए हैं कि जितनी कोशिश करनी है इनको कर लीजिए। एक साहब ने कहा कि डराते हैं, गालिब ने क्या खूब लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हमने आपको वोट दिया, हमारे वोट से आप चुन करके गए, चुनकर जाने के बाद आपने हमारे ईमान का सौदा कर लिया। आज 5 साल बाद एक बार फिर आप जनता की अदालत में हैं और जमहूरियत में जनता ये तय करती है कि जिसको इज्जत से गद्दी पे बिठाया है उसको उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी कर सकते हैं, और ये हमारी ताकत है। इसीलिए जब आप 20 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा तो मुंब्रा के अपनी तमाम माओ और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, मुंब्रा के अपने तमाम आदरणीय बुजुर्गों और नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करना है। वो व्यक्ति नहीं है, वो इस देश में महाराष्ट्र में बुलंदी की आवाज है, जुल्म के खिलाफ एक मुकम्मल आवाज है। इस बात को याद रखिएगा। जब मैं चुनाव लड़ता हूं, ये अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा का पूरा भाजपा, पूरा का पूरा आरएसएस, इनका खरीदा हुआ मीडिया, सोशल मीडिया पूरी ताकत लगा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद लगा करके ये कोशिश करते हैं कि मैं पार्लियामेंट ना जा सकूं। मैं कहता हूं अच्छा हुआ पार्लियामेंट नहीं गया तो इस देश की पूरी सड़कें हमारी है और सड़कों पर घूमकर हम इनके खिलाफ अपने नारे को बुलंद करते हैं। इसीलिए मुंब्रा के आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुंब्रा में जितेंद्र अवार को हराया जाए। जितेंद्र अवार को हराने का क्या मतलब है? जितेंद्र अवार को हराने का यह मतलब है कि ये घूम घूम करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि बड़ा सेकुलर बनता था, आ गया मजा, मिल गया स्वाद। ये साजिश है। और ये साजिश जो बार बार डिप्टी सीएम अपने भाषण में जाकर के बोल रहे हैं और वोट देने के अधिकार को धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं वोट देने का अधिकार धर्म से नहीं जमहूरियत से मिला है। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई पारसी हो सकता है, कोई जैन हो सकता है, कोई उत्तर भारतीय हो सकता है, कोई दक्षिण भारतीय हो सकता है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोगों को इस देश के संविधान ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार ये है कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाले का भी वोट एक है और टूटी साइकिल लेकर घूमने वाले का भी वोट एक है। यह जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर सियासत हो, और धर्म के नाम पर जब सियासत होती है तो उसका सबसे मजेदार बात देखिए क्या होता है। आप जमीन पर एक काम मत कीजिए, आप जमीन पर जनता के लिए एक काम मत कीजिए, बस चुनाव में ऊपर वाले का नाम लीजिए। जमीन पर आपका कोई काम किया हुआ नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र के भीतर एक एक सीट को जीतना जरूरी है। एक एक सीट को जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर हम महाराष्ट्र में चूके तो महाराष्ट्र की जो धन संपदा है उसको लूट करके ये अपनी तिजोरियां भरेंगे। और आप देखिए कि पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि वो अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चुने।
इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब आप 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए, ये हाथ उठे और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आवाज साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो। और मैं कहता हूं, मैं जेल घूम करके आया हूं, जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। जब सत्ता जुल्मियों की हो, जब दौर जुल्मतों का हो, तो जेल जाना दुख की नहीं आनंद की बात है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपको डरा रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो ठाणे लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, साइन कोलीवाड़ा लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे। तो ए ठग व्यापारी, हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिल करके तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे। और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है। आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था, भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को 1 नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो 1 नंबर बन जाओ। ये 1 नंबर बना देंगे। जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं 1 नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर 1 नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले। खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान का सवाल है। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा, और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंब्रा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, ये वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध
खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इनके मुंह पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को महतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 5 साल उठा करके देख लीजिए। जब सुबह सुबह अजीत दादा पवार, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो कभी जगे होंगे जीवन में, सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लेने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह सुबह जगे हैं। मराठी में एक बात कहते हैं, सकाले सकाली घेतली का है। भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र अवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहेब पवार साहेब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया। सरकार बनी, जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहां हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं अवार साहब, कई बार जो है ना, इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहाँ हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है। आप बिंदास बोलिए, बिंदास लड़िए। मुंब्रा की जनता हमारे साथ है, मुंब्रा की जनता आपके साथ है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं ना? तो आपकी आवाज में इतनी बुलंदी हो, मुंबई तो क्या, यह गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, महाविकास आघाडीचा, महाविकास आघाडीचा। और आप 20 तारीख को 1 नंबर पर बटन दबा करके 1 नंबर आदमी को 1 नंबर रखना है। यही अपील हमारा आप सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साथियों, आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिएगा। अरे जय 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 भीम, अरे जय पेड़िया जय भीम, अरे जय जय फूले जय भीम। तो जोर से बोलो जय भीम, अरे मिलकर बोलो जय भीम। तो आवाज दो। इस नारे पे एक भी हाथ नीचे नहीं, आसमान में दुआ की तरह ऊपर उठना चाहिए। आवाज दो। लड़ेंगे, जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया ने इतना तोफ गोला डाल दिया है, अब मैं क्या तोड़ बॉम्ब पर डालूं। जो मैं चाहता था वो सब कर दिया कन्हैया ने। इसलिए हमारी दोस्ती है विचारों की, और इसलिए मैं मुंब्रा में हर बार कहता हूं ये विचारधारा की लड़ाई है। सब बदल सकता है, रास्ता बदल सकता है, पानी बदल सकता है, लाइट बदल सकता है, लेकिन जिस दिन विचारधारा बदल गई, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई में हमको एमवीए का साथ देना है, इंडिया अलायंस का साथ देना है। और इस बार 20 तारीख को बड़े से बड़े बहुमत से महाविकास आघाड़ी को सत्ते पे लाना है, सत्ता दिलानी है। और ये चोरों की, कॉन्ट्रैक्टरों की, गद्दारों